जय हिंद साथियों। मैं संतोष पाल आपके अपने YouTube चैनल एसपी एजुकेशन टारगेट पे आपका स्वागत है। आपने जो भी भरोसा और विश्वास जताया है, मैं उसे बिल्कुल भी कम नहीं होने दूंगा। आपके मैथ को बहुत ही मजबूत स्थिति में लाऊंगा। आप भरोसा रखें। आइए, आज का टॉपिक मैथ का जो है चल रहा है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के गुणों के बारे में आज चर्चा होगी। और इसमें जैसा आप देख रहे हैं, ये नंबर्स अगर हम एक से देखें तो ये प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है। और इसी में अगर जीरो मिला देते हैं तो इन पूरी संख्याओं का नाम पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसा आप ये सब पढ़ चुके हैं, और इसमें पहले हम देखेंगे सम और विषम के आधार पर इनमें दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहले हम सम संख्या देख लेते हैं, इवन नंबर। सम संख्या जो संख्याएं संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनंत तक। हर दो संख्याओं के बीच में लगातार क्रमवार देखेंगे तो दो का अंतर होता है। और सबसे छोटी सम संख्या दो है, और दो के बाद दो के अंतर पे दो बढ़ते हुए क्रम में सारी संख्याएं मिलेंगी आपको। और इसके बाद जो भी बचती है उनको विषम संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है। उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक इसका उल्टा, विषम संख्याओं को जब दो से विभाजित किया जाता है तो पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। इसका भी फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक। इनमें भी हर संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है और इसकी शुरुआत एक से होती है। और ये सम संख्या में आप एक चीज और देखेंगे, शून्य को भी हम सम संख्या मानते हैं। शून्य
भी सम संख्या हो, सम संख्या है। यहां हम 0 लिख देते हैं। ये सम और विषम के आधार पर हमने देखा, ये संख्याएं जो आपके सामने है ये दो प्रकार की होती हैं। अब हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे। अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जिनके दो और केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल दो दो और केवल दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभी आपने देखा कि ये दो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 100 से कम छोटी सारी अभाज्य संख्याएं हमने आपके सामने लिख दी हैं। ये 100 से छोटी जितनी भी होती हैं टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आप इनमें किसी भी संख्या का देखेंगे तो केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। ये स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी और किसी भी संख्या से ये कटेंगी नहीं, इसलिए केवल 2 ही गुणनखंड इसके पाए जाते हैं।
अब ये तो 100 तक की संख्याएं हैं, अगर 100 से भी कुछ बड़ी संख्याएं हैं, हम उनको देखें किस तरीके से उनकी जांच करते हैं कि ये संख्याएं भाज्य हैं या अभाज्य हैं। तो 100 से कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, 100 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या की जांच हम कैसे जांच करेंगे कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है। जैसे हम लेते हैं 173, तो 173 में हम ये देखेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर से किन दो स्क्वायर के बीच में यह संख्या आती है। अगर हम 13 का स्क्वायर लेते हैं तो 169 होता है, और जो 173 से छोटा है। और यही अगर 14 का स्क्वायर लेते हैं तो 196 होता है, जो एक तो 173 से बड़ा होता है। तो इसकी शर्त यही होती है कि जिस संख्या की जांच करनी होती है, स्क्वायर उससे बड़ा आना चाहिए। तो हम इसी संख्या से लेंगे, ये देखिए 14 का स्क्वायर लेंगे तो यह जो है बड़ा होना चाहिए, 173 से इसका स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, बस एक स्टेप। अब हम ये देखेंगे कि 14 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11 और 13। 14 तो अपने आप में भाज्य संख्या है, इसलिए 14 को हम नहीं लेंगे। 14 से छोटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य संख्याएं मिली हमको। तो इन 6 अभाज्य संख्याओं में से हम देखेंगे कि किसी संख्या से क्या यह कटती है। अगर इन 6 अभाज्य संख्याओं में से किसी संख्या से नहीं कटी तो यह भी अभाज्य संख्या होगी। अगर किसी भी इन संख्याओं में से किसी संख्या से कट जाती है तो हम इसको भाज्य संख्या कहेंगे। बाकी और किसी भी संख्या से जांच करने की जरूरत नहीं होती है। यह इसका रूल है, आप इसको याद रखेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे यहां आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, 3 है, यह 2 से नहीं कटेगा, और 7, 3, 10 और 1, 11। 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से भी नहीं कटेगा। और यह 5 होता या 0 होता तो 5 के टेबल से कट जाता। 7 है तो इसको डायरेक्ट काट के देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 43, 43 नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा, 3 और 1 4, और ये 7 का डिफरेंस 3 बचा, नहीं कटेगा। 13 से भी काट लीजिए, 13 कम 13, 4 43 नहीं कटेगा। तो यह इन 6 संख्याओं में किसी संख्या से नहीं कटी, इसका मतलब यह संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अब एक संख्या और देख लेते हैं। ले लीजिए आप, जैसे 341, 341 है। अब ये किस संख्याओं के वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है। अगर हम 18 का वर्ग लें तो ये 324 होता है। ये 324 से बड़ा है, तो इससे एक अंक और बड़ा लेते हैं, 19 का वर्ग लेते हैं तो ये 361 होता है। अब ये 361 इस संख्या से बड़ा है, तो हम इसी बात पे जांच करेंगे, ये 19 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 341। अब 19 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है हम उसको लिख लेते हैं। अब उन्हीं में से चेक करेंगे किस संख्या से कटेगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये 19, क्योंकि 19 स्वयं अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हमने 19 को भी लिख लिया। अब यहां देखेंगे, ये इकाई का अंक 1 है, 2 से कटेगा नहीं। 4, 3, 7 और 1 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 इकाई का अंक 0, 5 होने पे 5 से कटेगा। 7 से डायरेक्ट काट लेते हैं, नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे तो 3 और 1 4, और ये 4, 4 में से 4 गया 0। ये इसकी ये है 3 + 1 = 4, और ये 4
माइनस करेंगे 0, जो 11 से कटेगी तो ये संख्या 11 से कट रही है, तो ये संख्या भाज्य होगी। इस तरीके से हम जांच करते हैं। क्योंकि ये संख्याएं थोड़ी बड़ी होती हैं, 100 से बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए हम इस तरीके से जांच करते हैं। ये तरीका हर एक चीज में लगता है। जैसे ये है 97 सबसे बड़ी, 100 के नीचे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो अगर हम इसको देखना चाहें तो ये 9 और 10 के स्क्वायर में आएंगी, तो ये 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 होता है, जो 97 से बड़ा है। तो 10 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्या है यही आएंगी, 7 तक ये 4 अंक हैं। अब इन्हीं से देख लेते हैं, बस इतने से ही पता चल जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो 100 से नीचे हैं वो केवल इतने से ही देखने से पता चल जाता है, तो बड़ी आसानी से मालूम पड़ जाता है। और इन संख्याओं में हमें यह पता लगाना होता है कि हम किन संख्याओं से इसको देखेंगे काटकर कि ये कटता है या नहीं कटता है। बस इनसे ज्यादा हमें और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा भाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में जो भी कुछ था वो हमने चर्चा कर लिया है। अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं देखेंगे। थोड़ा इधर से मिटाना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर, अब भाज्य संख्याएं वो संख्या होंगी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाएंगे। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। संख्या कहलाती हैं। अंग्रेजी में इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके भी फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। उसके बाद 6, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आगे आप देखेंगे। अब ये देखेंगे कि 4 के गुणनखंड आप देखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए आपको। 6 भी देख लीजिए, 1 से कटेगी, 2 से, 3 से, उसके बाद 6 से। फिर ये 9 देखेंगे, 1 से, 3 से और 9 से। 10 भी देखेंगे, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। इस तरीके से जो भी संख्याएं आप भाज्य संख्या में पाएंगे उनके कभी भी 2 गुणनखंड नहीं, 2 से अधिक ही होंगे। और
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 होती है। अब 9 के बाद आप देखेंगे तो ये 2 अंकों की संख्याएं प्रारंभ हो जाती हैं और सबसे छोटी सबसे बड़ी एक अंक की भाज्य संख्या 9 हो जाएगी। और आप जरा गौर से देखिए, ये भी जो है जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, ये पूरी की पूरी संख्या जब इनको गुणनखंड के रूप में देखते हैं तो जैसे 4 का 2 गुणे 2, 6 का 2 गुणते 3, 9 का 3 गुणे 3, 10 का 2 गुणते 5। ये जो इसके खंड गुणनखंड मिले हैं इस तरीके से, ये अभाज्य संख्याएं हैं, देखेंगे आप ये भी। तो जितनी भी भाज्य संख्या होती हैं वो रियल में अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट होते हैं, ये इन्हीं के गुणनफल होते हैं। सारी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जा सकता है। आगे आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे कि किसी भी संख्या के आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि चाहे जो भी भाज्य संख्या हो वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ही होते हैं और उनके गुणनखंड का मतलब यही है कि किन किन संख्याओं से वह कट सकती है, वो सारे उसके गुणनखंडों में उसकी गिनती होगी। ठीक, इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। ये अभाज्य हो गया और भाज्य संख्या हो गई। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में 2 अंकों का आप युग्म देखेंगे जोड़ा। अब उस पेयर की क्या खासियत है कि उन दोनों अंकों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। जिन 2 अंकों का एचसीएफ 1 मिलता है आपको, आप उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। उन 2 संख्या युग्म, वे 2 संख्या युग्म जिनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक समापवर्त्य एचसीएफ 1 होता है। सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। संख्या कहलाती हैं। अब कुछ इनका भी जोड़ा देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे 2,3, इनका इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ 1 होता है। और आगे बढ़ेंगे 3,4 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इसका भी एचसीएफ 1 होता है। 4,5 हो सकता है।
5,6 हो सकता है, और 15,16 हो सकता है, 19,21 हो सकता है। इसमें आप सम संख्याएं भी देख रहे हैं, भाज्य संख्याएं भी देख रहे हैं, अभाज्य संख्याएं भी देख रहे हैं। इसमें आपको हर प्रकार की संख्याएं देखने को मिल जाएगी। इसमें सिर्फ इसकी शर्त है कि इसका एचसीएफ दोनों का एक होना चाहिए, वो उसको आप सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। को प्राइम नंबर की शर्त बस यही है, इस बात का आप ध्यान रखिए, सिर्फ इसका। अगर ये शर्त पूरी होती है तो सह अभाज्य संख्या 100% क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। और इसका मैथ में काफी ज्यादा उपयोग होता है। सहभाज्य संख्या, जैसे दो संख्याओं का जब कभी आप कुछ अनुपात वाले सवाल पढ़ते हैं, अनुपात वाले सवाल हर चैप्टर से पूछे जाते हैं, चाहे वो एचसीएफ एलसीएम हो या औसत हो या किसी भी चैप्टर का नाम ले लीजिए, हर चैप्टर में अनुपात समानुपात के सवाल मिलते हैं। तो जो पूर्ण संख्या होती है, जैसे मान लीजिए एक संख्या 20 है और एक संख्या ये 15 है और दूसरी संख्या 30 है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम एचसीएफ देखेंगे तो ये 15 से इसको काट देंगे, 15 दूना 30, इसका एचसीएफ 15 हो गया। और इसी को निकाल देंगे तो हम 15 से काट देंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। इसका एचसीएफ निकालने के बाद जो संख्या बचती है 1,2, इन संख्या को हम सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। इसी तरीके से किसी भी दो बड़ी संख्याओं में से, किसी भी दो भाज्य संख्याओं में से अगर एचसीएफ उनमें मिलता है तो उस एचसीएफ को निकालने के बाद जो भी संख्या बचती है हम उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे बड़ा रोल इसका यही है, किसी भी संख्या से आप एचसीएफ निकाल लीजिए, और इसको अनुपात भी बोलते हैं हम। अगर हम ये बोल दें कि एक संख्या, दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात वो 1:2 के अनुपात में है, तो ये संख्या 15 हो सकती, 15 और 30 ये इसके पहाड़े में आएगा और ये इसका गुणज होगा। इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं गणित में, तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे जैसे इसका उपयोग होगा हम आपको रिवीजन इसका करवाते रहेंगे, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये हमने सहअभाज्य संख्याएं देख ली हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्लियर हो गया होगा आपका। अब बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या में देखेंगे, इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या वे संख्या युग्म हैं जिनमें हर संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होगा और दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं आएगी और ना ही कोई सम संख्या आएगी। ठीक, आइए देख लेते हैं इसकी
2 कामा ये 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 और 2 4 होता है। ये जो है ट्विन प्राइम नंबर में नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये 4 जो है भाज्य संख्या है और 3 कामा 5 5 कामा 7 7 7 कामा 9। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 ये भाज्य संख्या नहीं होगी, तो जुड़वा भाज्य संख्या में यहां से शुरुआत होगी इसकी, और इसमें भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, लेकिन ये जो 9 है ये भाज्य संख्या है, इसलिए हम इस संख्या को ट्विन प्राइम नंबर में नहीं लेंगे। ठीक, अब इसके आगे 11 13 का युग्म लेंगे, ये जो है ट्विन प्राइम में आएगा। बाकी 17 19 का, इसका जो भी ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन है और जो इसका मानक है वो पूरा होना चाहिए। उसके लिए आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि दोनों के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए और कोई भी भाज्य संख्या इसमें नहीं शामिल होगी। दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। इन 2 बातों का आप विशेष ध्यान देंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या पहचानने में कभी कोई गलती आपसे नहीं होगी। ठीक, और इसी तरीके से ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट में भी जैसे अगर आप 3 ले लें, 3 5 7, इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 2, इस तरीके से अगर कोई संख्या मिलती है तो आप इसको ट्रिपलेट बोल सकते हैं। बाकी ये भाज्य, अभाज्य और ट्विन प्राइम नंबर और ट्रिपलेट, ये इतना आपने इसमें देख लिया। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब ये प्राकृतिक संख्याओं के जो योग हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग, ठीक, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... n पदों तक। अगर इस तरीके से आपको कोई सीरीज मिलती है n पदों तक, तो इसको हम पहली बात तो सिग्मा n से डिनोट करते हैं। अगर सिग्मा n लिखा है तो आप पूरे 1 से लेके n पदों तक का योग निकालेंगे। इसके लिए जो फार्मूला होता है n +1/2, सिग्मा n = ये होता है। ये 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याएं, और ये फार्मूला तब लगाते हैं हम जब 1 से इसकी शुरुआत हो, तभी इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अन्यथा अगर कोई भी संख्या 20 से स्टार्ट होती है तो उसके लिए हम आपको एक और बताएंगे फार्मूला, उससे आप निकालेंगे। और इन्हीं में देखिए, जब ये 1 स्क्वायर के रूप में होता है, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर ... प्लस n का स्क्वायर, तो इसको भी हम सिग्मा n² लिखेंगे। और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो n + 1
2n+1/6। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं जब ये प्राकृतिक संख्याएं स्क्वायर के रूप में होती हैं। और एक चीज और होती है, 1+1 का क्यूब, 2 का क्यूब, +3 का क्यूब, +4 का क्यूब, +5 का क्यूब, +6 का क्यूब, प्लस डॉट 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 +n का क्यूब। तो इसको भी हम सिग्मा n क्यूब लिखेंगे और इसका फार्मूला होता है n × n+1/2 और पूरे कोष्टक का होल स्क्वायर। ये जो तीनों फार्मूले हैं ये तभी इस्तेमाल होंगे जब इनकी शुरुआत 1 से होती है। और बाकी एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, योग का, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जैसे, और ये पद जो होते हैं ना, ये एक तरीके की सीरीज बनाते हैं। इनकी सीरीज का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि कोई भी क्रमागत दो पद ले लीजिए और दोनों पदों में हर जगह अंतर समान होना चाहिए। जैसे यहां अगर लेंगे 1 और 2 के बीच में भी 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है, 5 और 6 के बीच में भी 1 का अंतर है। इसी तरीके से शुरू से लेकर अंत तक इन पदों में एक समान अंतर होता है दो क्रमागत पदों के बीच में। तो इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इस तरीके की मान लीजिए कोई श्रेणी अगर ए है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 डॉट। मान लीजिए अंतिम पद इसका यल है, तो इसके ठीक पहले का पद l-d होगा। आप यहां देखेंगे कि अगर इसमें और इसमें आप माइनस करेंगे तो d बचेगा। ठीक इसी तरीके से इस और इस पदों का अगर अंतर निकालेंगे तो इसमें भी आपको केवल d बचेगा। तो इसमें भी यह भी एक समांतर श्रेणी बन रही है। और यहां भी अगर आप इस और इस पद में अगर अंतर निकालते हैं तो d बचेगा। अब इसी को एक बार पलट कर लिखेंगे, Sn = L प्लस l-d प्लस l-2d प्लस l-3d प्लस डॉट 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 a प्लस d और प्लस, यहां प्लस लिख दीजिए a। आपने देखा कि इन्हीं पदों को हमने पलट कर लिख दिया जो इस फॉर्म में आएगा। ठीक, अब इनको हम जोड़ देते हैं। 2Sn, a में l जोड़ देंगे तो ये a प्लस l हो जाएगा। यहां भी जब हम जोड़ेंगे तो ये भी a प्लस l हो जाएगा। यहां भी यही चीज आएगी, a प्लस l, a प्लस l। इस तरीके से डॉट 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 प्लस में यहां भी वही चीज आएगा, a प्लस l प्लस a प्लस l। आपने देखा कि एक ही अंक शुरू से लेके अंत तक मिल रहा है। अगर यह अंक n बार हो तब इसका योग कितना होगा, 2Sn =
ये n बार होने पर n इंटू ए प्लस एल। अब देखेंगे यस n इक्वल टू n अपान टू ए प्लस एल। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो n है वो पदों की संख्या है। आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि n कितनी, इसमें पद कितने हैं। जितने पद हैं वही n का मान होगा। a जो है इसका पहला पद श्रेणी का होता है और यल जो है अंतिम पद होता है। यहां से हम पदों की संख्या एक फॉर्मूले से निकालते हैं। थोड़ा यहां देख लीजिए पदों की संख्या के लिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम पदों की संख्या निकालते हैं जिसमें a पहला पद है, n पदों की संख्या और ये जो है d इसका सार्व अंतर है। सार्व अंतर का मतलब यही दो अंकों के बीच, दो क्रमागत अंकों के बीच का अंतर, ये d का मान होता है। तो इससे यहां ये अंतिम पद यल है और अगर यनवा पद यल होगा, अंतिम पद अगर यनवा पद को हम अंतिम पद मान लेते हैं तो यहां आप देख सकते हैं Tn इक्वल टू यल। थोड़ा इसको हम ऊपर लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा इस बात को। Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। इससे हम बीच का कोई भी पद निकाल सकते हैं। जिस पद को निकालना है, जैसे 5वां पद, 10वां पद, तो यहाँ T5 T10 रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे ये लास्ट पद यल है तो Tn बराबर हम मान लेते हैं लास्ट पद यल। Tn इक्वल टू यल हमने मान लिया। इस फार्मूले को हम यहां रख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एल। तो ये l का जो मान है हम इसमें रखेंगे। यहां देखिए एस एन बराबर n अपान टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसको थोड़ा एक बार और हल करेंगे। एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो इस फार्मूले की खासियत ये है कि आपको सिर्फ पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, वही n का मान होगा, n की वैल्यू होगी, और a उस सीरीज की फर्स्ट वैल्यू होगी, पहली संख्या a होगी, और d उन दोनों क्रमागत पदों के बीच का अंतर होगा। यह चाहे जिस पद से आप निकालें, दोनों क्रम ले लीजिए आप, चाहे लास्ट से ले लीजिए, चाहे शुरू से ले लीजिए, चाहे बीच से ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों पद क्रमागत हों, उनके बीच का अंतर और सबके बीच का अंतर समान रहता है, तभी वह समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी होने पर ही इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पद समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पद समांतर श्रेणी में है और सम संख्याओं को ले लें आप, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इस तरीके से प्लस डॉट 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 अनंत तक, चाहे जहां तक हमको निकालना है। मान लीजिए हमें यहां 100 तक निकालना है प्लस, तो इन दोनों पदों के बीच में देखिए यहां भी अंतर 2 का, यहां भी अंतर 2 का, इस तरीके से चाहे यहां 98 कर दीजिए, यहां भी 2 का ही अंतर मिलेगा। तो इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलेंगे और इन्हीं श्रेणियों के लिए ये फार्मूला है।
तो ये भी समांतर श्रेणी के तहत आएगा। अब इन फार्मूले में और इसमें अंतर एक आप देखेंगे कि इसको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब ये पद शुरू से हो, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही पद अगर मान लीजिए 20 से दे दिया, एक श्रेणी अगर हम आपको बता दें, जैसे यहां लिखते हैं 51, 52, 53, 54 प्लस डॉट 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 100 प्लस। अगर इस श्रेणी का हमें योग निकालना हो तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरेक्ट 1 से लेके 100 तक, यहां 100 रहेगा, 1 से लेके 100 तक का योग इसमें निकलेगा। और अगर यही इसमें हम पदों की संख्या ज्ञात कर लें, पदों की संख्या निकालने के लिए यहां हम बड़े आसानी से, पहली बात तो हम ऐसे ही गिन लेंगे, 1 से लेके 100 तक 100 पद होते हैं, तो 50 के बाद से जो बचे हैं वो 50 पद हैं इसमें। ये तो हमने मौजबानी देखकर निकाल लिया, लेकिन फार्मूले से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए यनवा पद Tn इक्वल टू 100 और इसका पहला पद 51 है, तो इसका फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। अब पहला पद 51 प्लस n माइनस 1, हमको n का मान ही निकालना है, और यहां भी दो पदों के बीच का अंतर 1 है, तो हम यहां 1 लिख देते हैं, ठीक, इक्वल टू 100। यहां देख लीजिए n माइनस 1 51 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 100। अब इसमें से 1 घट जाएगा तो 50 बचेगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। तो n का मान 50, इस n का मान हम इस फार्मूले में यहां और यहां रख देंगे, और d का मान जो भी सार्वंतर आएगा उसको रख देंगे, और डायरेक्ट यहां a का मान हम 51 रख देंगे, और हमें सही सही इसका योग निकल जाएगा। लेकिन इस सीरीज का मान अगर इससे निकालेंगे तो 1 से 100 तक की वैल्यू इसमें आएगी। अब इससे अगर हम निकालना चाहें तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। हम पहले तो 1 से लेके 100 तक का मान इससे निकालेंगे, उसके बाद दूसरी बार 51 से लेके 1 से लेके 50 तक का मान इससे निकाल लेंगे, फिर बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे, तो यहां तक का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे आप इससे निकालिए, इससे निकालेंगे तो आपको दो प्रोसेस करना पड़ेगा, एक तो 1 से लेके 100 तक निकालना पड़ेगा, और दूसरी बार 1 से लेके 50 तक का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि 50 के बाद 51 के बाद की सीरीज इधर इसी का मान पूछा गया है, और यहां आप 1 से 50 तक का निकाल लेंगे, तो जो बड़ी वाली वैल्यू पहले आई है उसमें से 1 से 50 तक का जो योग आएगा उसको घटा देंगे, तो इस सीरीज की वैल्यू आ जाएगी। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, आप इसको निकाल कर देख लीजिए। अभी तो हमने आपको सिर्फ फार्मूला दिया है, हम इस पे सवाल भी लगवाएंगे, और जहां तक है हमने इन प्राकृतिक संख्याओं के जो गुण थे उसके सभी गुणों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा यूनिट डिजिट पे, जिसमें बहुत सारी संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो उसके इकाई का अंक का पता लगाया जाता है कि इकाई का अंक कौन सी संख्या होगी। बहुत सारी घात वाली संख्याओं के भी हम सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी और हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने आप हमारे लिए एक परिवार हैं, और अपने परिवार को यूं ही बढ़ाते रहिए, और पूरे आशा और विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपके विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, और यकीन मानिए कि मैथ में आपको
जीरो से हीरो बना के ही छोड़ेंगे। जब तक आपको पूरा मास्टर नहीं बना देंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसी के साथ मैं आज की बात यही खत्म करूंगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।